दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण काफी तेजी के साथ फैल रहा है। जी हां, राजधानी पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और बेगूसराय समेत बिहार के कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। जी हां, इस बीच सीएम नीतीश कुमार की सहयोगी बीजेपी ने बिहार में तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग की है। जी हां, बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। जी हां, बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए पिछले ही सप्ताह रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक करके कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इसमें सबसे बड़ा निर्णय यह था कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी हां, क्योंकि जब से नाइट कर्फ्यू लगा है तब से लगातार दिन प्रतिदिन 11,000 या फिर 12,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि रविवार को हुए सर्वदलीय बैठक में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाया था। संजय जायसवाल ने सरकार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को गलत बताया था। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शुक्रवार को बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। यह मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाकर ही कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ी जा सकती है। बिहार में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में महज नाइट कर्फ्यू लगाने से संक्रमण कम नहीं होगा। यह बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगना ही चाहिए, यह कहना है बीजेपी के नेताओं का। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैली की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई है। जी हां, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो फिर मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ही ऐसे बातें याद दिलानी पड़ती है। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा। यह मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है, यह इसके बाद सब कुछ आता है। यह सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के पास पेश किया जाए। दोस्तों बिहार में उद्यमी बनने के लिए किसी भी श्रेणी के लोगों को एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जी हां, उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए नया पोर्टल तैयार किया है। जी हां, जल्द ही उस पर आवेदन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ही पोर्टल पर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए अलग अलग विकल्प मिलेंगे। जी हां, बिहार सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उद्योग लगाने को लेकर प्रेरित कर रही है। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। जी हां, साल 2018 में सरकार ने सबसे पहले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना शुरू की थी। यह साल 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ा जाति के वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया। यह योजना के तहत 10 लाख रुपए तक सरकार देती है, जिसमें 5 लाख अनुदान है, बाकी 5 लाख बिना ब्याज के 84 किस्तों में लौटाना होता है। जी अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और बिहार के हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों रमजान में भूखे प्यासे रहने के बाद इफ्तार में रोजा खोलने की परंपरा है। यह इफ्तार में पौष्टिक और सुपाच्य आहार जैसे बिरयानी, शामी कबाब, ब्रेड और मक्खन, आलू पैटीज, आलू कचालू, केला और खजूर खाने का रिवाज है, यह जिससे शरीर को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन दिनों पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन और पैन केक सहित कई आधुनिक व्यंजन दिखाई देते हैं। यह युवा रोजेदार अपनी पसंद की कई चीजें अधिक खाते हैं। रोजेदार सुबह सहरी करके रोजा शुरू करते हैं जबकि शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं। जी हां, रोजे और सहरी में इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुएं आम रोजगारों की पहुंच से दूर होती जा रही है। जी हां, रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज है। रमजान के दिनों में इफ्तार के समय विभिन्न व्यंजनों, फलों, मेवा, मिष्ठान और लजीज खाद्य पदार्थों से सजा रहने वाला दस्तरखान महंगाई के चलते सिमट गया है। जी हां, रमजान के दिनों में एक दूसरे को रोजा खोलते और खुलवाने का अपना ही महत्व है। रोजा खुलवाने मुसाफिरों, गरीबों के लिए मस्जिदों में इफ्तार की कमी नहीं रहती है, मगर
घरों में रोजा खोलने वालों पर महंगाई का पूरा असर दिख रहा है। यह चीनी, दूध से हरी सब्जी, घी, तेल, फलों और रोजे के दौरान इफ्तार में अलग अलग महत्व रखने वाला खजूर आदि की कीमत इस वर्ष दुगनी हो गई है। महंगाई के चलते सभी के पसंद के खाद्य पदार्थ इफ्तार के समय रखना नामुमकिन हो जा रहा है। दोस्तों, बिहार में अगले 48 घंटे में दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। यह जितनी तेजी के साथ रविवार को अधिकतम तापमान बढ़ा, उतनी ही तेजी के साथ मंगलवार को रही तो फिर पारा अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यह प्रदेश में अभी पछुआ हवा बह रही है। रविवार को बक्सर प्रदेश का सर्वाधिक गर्म रहा। कल बक्सर बिहार का सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा, जहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह बचे हुए प्रदेश में औसतन तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मंगलवार को दक्षिणी बिहार में तेज आंधी चलने के आसार हैं। आईएमडी पटना के आधिकारिक जानकारों के मुताबिक रविवार को मध्य पश्चिमी और दक्षिणी बिहार जबरदस्त गर्मी की चपेट में रहा। यही हाल सोमवार को भी रहा। जी हां, औरंगाबाद में 42.9 डिग्री, गया में 42.8 डिग्री, भोजपुर में 42, शेखपुरा में 42, डेहरी में 42, पटना में 40, खगड़िया में 40.6, भागलपुर में 40.4, वैशाली में 40, वाल्मीकि नगर में 40, बेगूसराय में 40, मुजफ्फरपुर में 39.7 और पूर्णिया में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जी हां, उत्तर बिहार में अधिकतम पारा 48 से 40 डिग्री के बीच रहा। फिलहाल मंगलवार को पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी बिहार में पारा तेजी के साथ ऊपर जाने के आसार बने हुए हैं। यह बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती स्थिति बन रही है। अगर उसका असर हुआ तो फिर 48 घंटे बाद फिर से बिहार में पूर्वीय हवा चल सकती है। इससे तापमान नीचे गिर सकता है। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कर्नाटक राज्य और राजधानी बेंगलुरु में कोरोना पॉजिटिव केसों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कोरोना के तांडव के बीच कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार ने प्रदेश में 14 दिन के लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 27 अप्रैल की रात्रि 9 बजे से लागू होगा। कर्नाटक भर में ये एक सख्त लॉकडाउन मंगलवार 27 अप्रैल को रात 9 बजे से लागू होगा, यानी कि आज से। इस लॉकडाउन में आप अपनी जरूरत की सामग्री यानी कि सामान सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच खरीद सकेंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदारी करने की इजाजत होगी। 2 सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें और सार्वजनिक वाहन सब कुछ बंद रहेगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। जी हां, बिहार की स्थिति काफी भयावह हो गई है। जी हां, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। सरकार के तमाम दावे की हवा निकल गई है। हालांकि कई राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से कोरोना मरीजों को यथासंभव मदद की कोशिश की जा रही है। बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, राजद, माले समेत कई अन्य दलों ने पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क बनाए हैं। जी हां, राजद, जेडीयू ने तो पार्टी से जुड़े चिकित्सकों के नंबर भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग फोन करके उसे चिकित्सीय सलाह ले सकेंगे। लेकिन जिस दल ने बिहार और बिहारी को फर्स्ट बनाने का ठेका लिया था वह पूरी तरीके से गायब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलजेपी की। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार को हम फर्स्ट बनाएंगे। चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने बिहारियों को बिहार फर्स्ट बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन इस विपदा की घड़ी में लोजपा की तरफ से मदद की बात तो छोड़ ही दीजिए, अपने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी नहीं कर सकी है। यह जो दल चुनाव के दरमियान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब इस विपदा की घड़ी में उस दल के नेता सिर्फ ट्विटर पर बिहार सरकार की खिंचाई करके आनंदित हो रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है बिहार के लोगों से? लोग मर रहे हैं तो मरे, चुनाव में तो अभी देर है। ये राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोजपा इसी सोच के साथ काम करती है। अगर आने वाले समय में बिहार में चुनाव होते तो लोजपा सुप्रीमो बिहार को फर्स्ट बनाने का सपना दिखाते रहती। अभी चुनाव तो है नहीं, लिहाजा उन्हें बिहार से क्या मतलब। आप लोजपा का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो फिर प्रवक्ता नेता लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आपदा के इस घड़ी में, इस समय में सबसे बड़े दल राजद भी नीतीश सरकार की खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों की मदद के लिए काम भी कर रहे हैं। आरजेडी ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए हैं। वही पार्टी के चिकित्सा सेल से जुड़े डॉक्टरों के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है, ताकि लोग उस नंबर पर फोन करके चिकित्सीय सलाह ले सकेंगे। कांग्रेस ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सोमवार को भाकपा माले की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जेडीयू ने भी पार्टी से जुड़े डॉक्टरों के नाम नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं। यह भाजपा की बात करते फिर बीजेपी ने भी जिला स्तर पर मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।
दोस्तों वैशाली जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी ऐसे घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पुलिस के तमाम चौकसी के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है। इसी कड़ी में अपराधियों ने जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार अपराधी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र से 70,000 रुपए लूट लिए। यह बताया जा रहा है कि अपराधियों ने हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। उधर दिन दहाड़े हुई घटना के बाद इलाकों में दहशत का माहौल है। दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन राज्य में 10,000 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में लोगों का इलाज के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने से कई मरीजों की जान चली जा रही है। ऐसा ही एक मामला पटना दानापुर के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल से सामने आया है। जी हाँ, ऑक्सीजन खत्म होने के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों के बीच खलबली मच गई। अस्पताल की ओर से मरीजों को अल्टीमेट दिया गया, जिसके बाद अस्पताल से मरीजों को निकालने की तैयारी की जाने लगी है। बीती रात अस्पताल से लगभग 40 मरीज को बाहर निकाला गया। इसके बाद आसपास के मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गए। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो फ्री में राशन दिए जाने की ऐलान किया है। मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों को तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरीके से फ्री है, निःशुल्क है और अलग अलग राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलाबाजी करते हैं या फिर आनाकानी करते हैं तो फिर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। ये इतना ही नहीं, आप वेबसाइट पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने हर राज्य के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर राशन सही से न मिलने, डीलर के मनमाने रवैया समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। ये नंबर्स आप NFSA के आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.nfsa.gov.in पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो जिला खाद्य एवं पूर्ति निस्तारण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायक केंद्र पर भी अपने कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087, उसके बाद 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राशन डीलर अगर अनाज देने में आनाकानी करता है या फिर वजन सही से नहीं तौलता है तो फिर आप ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको NFSA पर अपनी शिकायत रजिस्टर करनी होगी। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो फिर राशन डीलर का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। दोस्तों कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत की हिमायत में UAE ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से प्रज्वलित किया। दरअसल भारत में कोरोना से हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सऊदी अरब, UK, अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच UAE ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया। इस सबसे ऊंची इमारत से #स्टे स्ट्रांग इंडिया का मैसेज दिया गया। रविवार देर रात UAE में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका दोस्त UAE अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्द ठीक हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बुर्ज खलीफा इमारत तिरंगे की लाइटों से जगमगा रही है। इमारत पर तिरंगे के अलावा #स्टे स्ट्रांग टैग भी दिखाई दे रहा है। यह गौरतलब है कि भारत में कोरोना के हर बीते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस लड़ाई में वैक्सीन तो एक बड़ा हथियार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से वैक्सीन बनाने की जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। रविवार को अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि वे भारत को वैक्सीन बनाने में हर उस कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। जी हां, साथ ही यह भी कहा गया है कि फ्रंट लाइन वर्कर को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, वेंटिलेटर और PPE किट उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को ब्रिटेन का साथ मिला। ब्रिटेन ने भारत को 600 ऐसे इक्विपमेंट भेजने की घोषणा की है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काम आएंगे।
दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर है जारी है। जी हां, जहां रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जी, एक और सरकार अस्पतालों में इंतजाम कर रही है, दूसरी ओर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी गई है। जी, इसके तहत 1 मई से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू होगा। जी, इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। साथ ही साफ साफ कह दिया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। जी, दरअसल अभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया चल रही है। टीकाकरण से पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जब सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है तो फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाने पर बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन नए चरण में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आ रही है। जी, आरजेडी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह बुरी खबर है। जी, दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई पर फिलहाल ब्रेक लग सकता है। जी, लालू यादव की रिहाई के लिए कोरोना संक्रमण विलेन बनकर सामने आया है। ऐसे में पार्टी से जुड़े लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना महामारी से देश भर में कोहराम मचा है। झारखंड में हालात अच्छे नहीं है। जी, यहां भी कोरोना बेकाबू हो गया है। प्रतिदिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि दर्जनों लोगों की जान कोरोना की वजह से जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों पर रोक लगा रखा है। जी हां, अब बैठक के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर पेच फंस गया है। जी हां, गौरतलब है कि दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने इससे पहले कहा था कि लालू प्रसाद यादव को रिहाई के लिए अब आने वाले रविवार तक का इंतजार करना होगा। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में एम्स के डॉक्टरों ने बढ़ते संक्रमण और कम पड़ते स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों के बीच बिहार सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। यह कहा जा रहा है कि जितना जल्द हो सरकार कम से कम 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन की संपूर्ण बंदी यानी कि लॉकडाउन लागू कर दे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर नतीजा भी मिलेगा। संस्थान के डीन उमेश कुमार भलानी और मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रवि कीर्ति ने स्थानीय मीडिया से बताया कि सरकार को तत्काल लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं उसे हमारा स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत ढांचा संभालने के हालात में नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि मेडिकल और एकदम जरूरी दुकानों को छोड़कर इस दौरान सब कुछ बंद रखा जाए। यह सब इसीलिए करना जरूरी होगा ताकि 5 से 15 मई के बीच आने वाला संभावित पीक रोकने के लिए प्रयास अभी से ही शुरू हो सके। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 68 और व्यक्ति की जान जाने की खबर सामने आई है। इससे मरने वालों की संख्या रविवार को 2155 तक पहुंच गई है। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। अगले 2-3 हफ्तों में मामले में कमी का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। ये आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने रविवार को गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना के पीक टाइम को रिवाइज किया। यह वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 10 दिनों में रोजाना 4 से 4.5 लाख मामले के साथ कोरोना पीक होगा। वही 14 से 18 मई के दौरान 38 से 48 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं। ये एक्टिव केस का पीक टाइम बताया गया है। आईआईटी कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल ने ट्वीट करके बताया कि मैंने अब पीक टाइम के लिए कई वैल्यूज की गणना की है और लास्ट फेज इस सीमा के भीतर होनी चाहिए। इस अनिश्चितता का कारण लास्ट फेज तक लगातार बदलाव है। दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की रुचि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि इसकी जगह वे कोरोना की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि महामारी में ऑक्सीजन और टीके की कमी की वजह से जीवन मुश्किल हो गया है। ये सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उन्होंने मुख्य सचिव से इस बारे में व्यवस्था करने को कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना के बारे में चिंता न करें, मैं आपकी पहरेदार हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि कोरोना की लहर ने देश को हिला दिया है और लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय बंगाल पर कब्जा करने की योजना बनाने में व्यस्त थे। तब कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे। जय ममता बनर्जी ने कहा कि किसकी मन की बात में रुचि है। जी अब लोग कोरोना की बात सुनना चाहते हैं। अगर 1000 लोगों की भीड़ में एक संक्रमित है तो वह सभी को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 2 लाख जवान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से आए और वे अनजाने में संक्रमण के वाहक हो सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी आरटीपीसीआर जांच नहीं कराई गई।
दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच किसान और खेतीहार मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे हैं। तमाम प्रतिकूल स्थिति में भी किसान मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। यह केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप और किसानों की मेहनत से रबी फसल की कटाई बिना व्यवधान की पूरी हो रही है। यह सरकार के मुताबिक यह सुनिश्चित किया गया है कि कटाई की गतिविधियों में किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। किसानों के फायदे के लिए फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। यह रबी फसल की बात करें तो फिर देश में 315 लाख हेक्टेयर में बोई गई कुल गेहूं में से 81% की कटाई पहले ही हो चुकी है। यह राज्यवार कटाई में भी वृद्धि हो रही है और यह राजस्थान में 99%, मध्य प्रदेश में 96%, उत्तर प्रदेश में 80%, हरियाणा में 65% और पंजाब में 60% तक पहुंच गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कटाई अपने चरम पर है और अप्रैल 2021 के अंत तक इसके पूरे होने की संभावना है। 158 लाख हेक्टेयर में बोई गई दालों में से चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि दलहन की बुआई 158 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इनमें चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। दोस्तों, फसल काटने के बाद उसके अवशेष यानी कि पुआल को खेत में ही जलाने वाले किसानों को सरकार की सुविधाओं से वंचित करने का अभियान एक बार फिर से चलेगा। कृषि निदेशक ने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर अंतर विभागीय बैठक करके जिम्मेवारी बांट दें। डीएम को बैठक की रिपोर्ट कृषि निदेशक को भेजने के भी आदेश हैं। यह गौरतलब है कि राज्य में धान की कटनी के बाद पुआल जलाने के ये 1124 नए मामले सामने आए हैं। यह कार्रवाई जागरूकता अभियान और चेकिंग के बाद भी राज्य के विभिन्न जिलों के कुछ हिस्सों में किसान पुआल के खेत में ही जला दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अभी तक कुल 2138 किसानों के पंजीकरण को अगले 3 सालों के लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि पूरा का पूरा परिवार चपेट में आ जा रहा है। यह स्थिति यह है कि घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं बच रहा है। यह बिना खाए बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। अधिक समय तक भूखे रहने पर बीमारी और भयावह होती जा रही है। ऐसे ही लोगों की पेट भरने के लिए कुछ महिलाओं ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। पटना के कंकरबाग की 2 महिला नीलिमा और अनुपमा सिंह और पटना विमेंस कॉलेज की प्रोफेसर अपराजिता कृष्णा ने फ्री में खाना खिलाने का काम शुरू किया है। अपराजिता कृष्ण भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वह बताते हैं कि कॉलेज बंद रहने के कारण मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। बेटी ने इस तनाव से बाहर निकालने के लिए जरूरतमंद लोगों को खाना बनाकर भेजने को कहा। यह सिर्फ ट्विटर पर एक मैसेज लिखकर डाला। यह वह बताते हैं कि गरीब तो कहीं भी मांग कर खा लेता है, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार ना मांग कर खा पाते हैं और ना ही किसी को कुछ कह पाता है। यह कोरोना ने भी सबसे अधिक इसी वर्ग को प्रभावित किया है। फेसबुक और ट्विटर से मदद मांगी जाती है। घर पर जो भी है वह बनाकर लोगों को पैक कर भेजती है। 2 दिन से शुरुआत की गई है। यह हर दिन 50 पैकेट खाना बनाकर दे रही है। अनुपमा और नीलिमा सिंह 5 दिनों से फ्री में खाना खिला रही है। यह वैसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए खाना बनाकर दे रही है। यह अनुपमा बताते हैं कि जो हम खाना बना रहे हैं वही खिला रहे हैं। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार ने शहद के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में जो योजना बनाई गई है उसकी नीति बनने के कगार पर है। यह कोरोना महामारी यदि नहीं आती है तो अब तक सरकार इसको सार्वजनिक भी कर चुकी होती। यह कुछ माह पहले सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों ने देश के विभिन्न संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ इस पर मंथन किया था। दोस्तों, बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी हुई है। यह सूचना के अनुसार कुछ अस्पताल अभी भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर डिस्चार्ज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की ओर से बिहार के लिए 194 मेट्रिक टन का कोटा निर्धारित करने के बाद भी पूरी क्षमता से ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। यह स्वास्थ्य विभाग ने स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में 20 KL के क्रायोजेनिकल ऑक्सीजन टैंक लगाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी के अनुसार वर्तमान में पटना एम्स में 30 KL, पारस अस्पताल में 20 KL, इस IC अस्पताल में 10 KL और SKMCH अस्पताल में 10 KL क्षमता वाले क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में केवल SKMCH में 20+ क्षमता वाले क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जाने हैं। जी हालांकि विभाग की माने तो इसमें 3 माह का समय लग सकता है।
दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच सरकार के दावों से अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। कल पटना के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों ने डीएम को पत्र लिखकर समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। बिहार के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही दिक्कतों को लेकर सुप्रिंटेंडेंट ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि एनएमसीएच में हर दिन 1000 सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अधीक्षक ने जिलाधिकारियों से समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ये 250 सिलेंडरों का रिजर्व पूल भी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दोस्तों, कोरोना महामारी हर जगह अपना कहर बरपा रही है। वहीं बिहार में स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। यह दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, साथ ही संक्रमितों की आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में एक राहत भी खबर सामने आई है। दरअसल अब कोरोना को लेकर बिहार में सरकार एक्शन मोड में आ गया है और बिहार के करीब 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। साथ ही इन सभी ऑक्सीजन प्लांट का खर्च पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। यह खबर की माने तो देश भर में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें से 15 प्लांट बिहार में लगाए जाएंगे, जिनमें पटना, गया, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, गोपालगंज, कटिहार, पश्चिमी चंपारण में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। जी साथ ही सरकार ने कोशिश की है कि बिहार के सभी इलाकों में यानी कि सभी जिलों में एक ऑक्सीजन का प्लांट जरूर लगे। यह सूचना पीआईबी के द्वारा जारी की गई है। जी आपको बता दें कि बिहार में स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, तो वहीं ऑक्सीजन के अभाव में कई संक्रमितों ने अपने जान गंवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन प्लांट को उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी हो गया है। यह भी आपको बता दें कि पटना की स्थिति काफी खराब हो गई है। जी हां, रविवार को एनएमसीएच एक एक करके 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं पीएमसीएच में इलाजरत 7 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। दोस्तों, बिहार में सिर्फ कहने के लिए सुशासन की सरकार है, हकीकत में तो जंगल राज से भी एक कदम आगे है। सुशासन राज में सरकारी राशि दिखावे के लिए लुटा दी जाती है। यह सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और पब्लिक की सुविधा के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाती है। जी हां, बिहार में ऐसी सरकार है जिसे सिर्फ खरीदारी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में विश्वास है। जनता की जान जाती है तो जाए, उसे क्या मतलब, बजट की राशि तो खर्च हो ही गई। जी हां, फायदा मिले या ना मिले इसे सरकार को क्या मतलब। जी हां, बिहार के इस बेशर्म सिस्टम को देखकर सुनकर शर्म भी शर्मा जाएगी। जी हां, पिछले साल कोरोना काल में जिस वेंटिलेटर के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई दफे पीएम मोदी से गुहार लगाई थी, काफी प्रयास के बाद केंद्र ने बिहार को वेंटिलेटर दिया। जी हां, साथ ही बिहार सरकार ने भी अपने पैसे से वेंटिलेटर खरीदे, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर का क्या हुआ। जी हां, सीएम नीतीश कुमार और मंत्री मंगल पांडे ने खोज खबर लेने की कोशिश तक नहीं की। जी हां, अब जब कोरोना संक्रमण दोबारा हो गया तो फिर कथित सुशासनी सरकार की पोल खुल गई। जी हां, पोल खुलते ही सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कलई खुल गई। यह सुशासन की सरकार की ऐसी पोल खुली कि शर्म भी शर्मा जाए। आखिर सिस्टम ने ऐसा काम जो कर दिखाया था। यह दरअसल कोरोना काल में बिहार में सैकड़ों वेंटिलेटर आए। यह पानी की तरह पैसे बहाकर आनंद फानन में वेंटिलेटर खरीदे गए थे। यह मकसद था कि कोरोना संक्रमण से मर रहे मरीजों को बचाना। यह कोरोना का पहला संक्रमण कम होते ही सरकार दर्द भूल गई। करोड़ों की पैसा खर्च करके जो वेंटिलेटर मंगवाए गए थे उसे पटना के अलावा जिलों में भेजे गए थे। जी हां, लेकिन उस वेंटिलेटर का क्या हुआ इसकी खोज खबर किसी ने नहीं ली। जी हां, लिहाजा जो सामान जिलों में भेजे गए थे वे 6 महीने से उसी तरीके से पड़े हुए हैं। जी हां, उस वेंटिलेटर से अभी तक का पॉलिथीन भी नहीं हटे और अस्पताल के गोदाम में रखे रखे खराब हो रहा है। जी हां, सुशासन की सरकार में अधिकारियों और मंत्री इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी ने इसकी पड़ताल नहीं की। जी हां, अधिकांश जिलों में वो वेंटिलेटर गोदाम में शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मतलब सरकार का पैसा भी खर्च हो गया है और पब्लिक को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। यह कोरोना संक्रमण के दूसरे काल में सुशासन की इस सरकार की करने की पोल खुल गई है। जब सरकार की भद पीटी तो फिर अधिकारी और मंत्री को मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा। जी हां, अब मुख्यमंत्री ने सभी वेंटिलेटर को चालू करने का निर्देश दिया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को जल्द से जल्द क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य सरकारी प्रयास अथवा निजी क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। बिहार में कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से जान जा रही है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।
दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड में 6 घरों में भीषण आग लग गई। जी हां, आग लगने से सारा सामान धू धू कर जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जी हां, मगर घर में रखे सामानों को बचाया नहीं जा सका। जी हां, औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के अंकोरा महादलित टोला में 6 घरों में आग लगने के कारण सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से एक एक करके 6 घर एक साथ जलने लगे, जिससे लोग सख्ती में आ गए। लोगों ने तत्काल ही दमकल को सूचना दी और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जी हां, अगर दमकल वक्त पर नहीं पहुंचती तो फिर और भी घरों को नुकसान हो सकता था। दोस्तों, मुंबई में लॉकडाउन लगने के बाद कामगारों ने घरों की ओर वापसी शुरू कर दी है। जी हां, रविवार को ट्रक से कानपुर पहुंचे कामगारों ने बताया कि बॉर्डर पर चेकिंग करके रही पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। जी हां, जेब में रखे मजदूर के सारे पैसे छीन लिए गए और मारपीट करके भगा दिया गया। बनारस के रहने वाले चिंटू ने बताया कि वह मुंबई की फल मंडी में आरती की यहां काम करता था। जी हां, लॉकडाउन लगने पर आरती ने 5,000 रुपए देकर घर भेज दिया था। जी हां, हाईवे से उन्हें एक ट्रक चालक ने 500 रुपए में कानपुर तक छोड़ने का आश्वासन दिया था। जी हां, चिंटू के अनुसार मुंबई एमपी बॉर्डर पर ट्रक की चेकिंग के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, तलाशी ली और जेब में रखे रुपए निकाल लिए गए। जी कानपुर उतरने के बाद वह पैदल ही बनारस के लिए रवाना हो गया। जी बिहार के रहने वाले संतोष ने बताया कि मुंबई से ट्रक में कानपुर तक पहुंचे हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। जी हां, कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने 4 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। जी हां, डीएम ने वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने 4 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने फिलहाल 4 दिनों के लिए यह निर्णय लिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।